नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण उसका पार्ट 4 वायु आज हम पढ़ेंगे। तो एयर वायु क्या है, और इससे पहले हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है बहुत सारी बातें, लेकिन आज हम शुरू करेंगे। और हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी से जुड़ी हुई और भी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी आपको उन वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। हम आशा करते हैं आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसे पढ़ रहे होंगे। तो आइए समय व्यर्थ करे बिना हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 4 वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तपत होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो अब हम वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे। मतलब संगठन का मतलब वायुमंडल के अंदर क्या क्या गैसें हैं और कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्ताकार दिया गया है, वृत्ता रेखा दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। देखिए, हम यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये सर्कल है वो हमें एक वायुमंडल का निर्माण कर रहा है, दिखा रहा है। और वायुमंडल के अंदर कितनी गैस कितनी प्रतिशत में है, उसकी कितनी मात्रा ये हमको देखने को मिलती है। तो नाइट्रोजन, पहले भी आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78%, 78%। और उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। और उसके बाद में जो आती है वह है आर्गन, 0.93%, मतलब 1% से भी कम। अब आप पहले ये देखिए कि 78 + 21 कितना होता है। 78 + 21 99 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बाकी गैसें हैं वो सिर्फ 1% ही है। उस 1% में भी 0.93% जो है वह ऑर्गन है। उसके बाद में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.04% अन्य सभी गैस जैसे हीलियम हो गई, ठीक है, और ओजोन गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गई। ये सारी गैस हमें वायुमंडल में मिलती है। तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें हैं। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है वो किस तरीके से हम जो पौधे हैं वो लेते हैं, मृदा से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। और कृषि में तो जो उर्वरक होते हैं, जो खाद होती है, इस प्रकार से जो उसके अंदर डाला जाता है, नाइट्राइक्स करा जाता है उसको नाइट्रोजन के द्वारा। उनके अंदर पदार्थ डाला जाता है जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन पहुँचता है। नाइट्रोजन उनके पोषक तत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको और ये आपको बताना है कि और क्या है जो पौधे होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, वो और कौन सी गैस पे अत्यधिक निर्भर हैं। ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आपको पता है और आपको लिख के बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं।
और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तटीय क्षेत्र आपको पता है, जैसे हमारे भारत के तटीय क्षेत्र में मुंबई है और चेन्नई है, कोलकाता है, ये सारे हमारे तटीय क्षेत्र के शहर हैं। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु भी लुप्त हो सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हो सकता है, ये आपने पढ़ा। ऑक्सीजन में प्रचुरता, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब आपको पता लगा कि ऑक्सीजन उत्पन्न कौन करता है, वो पौधे करते हैं। और हम क्या उत्पन्न करते हैं, आपको बताना है हम क्या उत्पन्न करते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो तो ऑक्सीजन है, लेकिन हम उत्पन्न क्या करते हैं, हम क्या पैदा करते हैं, हम वापस क्या फेंकते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। आपको उत्तर ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन तब भी आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, तभी मज़ा आएगा, तभी आपको पढ़ने में समझ में आएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। और पेज नंबर डाल के, जो पेज नंबर होगा वो डाल के फिर आप बताइएगा। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर ही होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग्स है न्यूज़पेपर की, इसमें वार्मिंग अनस्टॉपेबल, टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइक ली थिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेवल एट 8 लाख ईयर हाई, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जोरासिक एरा। ठीक है, द विंटर वॉज वार्म ऑन रिकॉर्ड US। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शन, ठीक है, कि कैसे कैसे गर्मी बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ और है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, और जो ठंडी होती है वो सघन होती है, वो भारी होती है, वो नीचे रहती है। ठीक है, पढ़े एवं मनन करें। क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में गंभीर समस्या है? हमारे हिसाब से तो है, और आपके हिसाब से भी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गर्मियों में कितनी गर्मी होती है ना। और जीना जो है ये तो साधारण बात है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो और मुख्य बात यह है कि इसके कारणवश हमारे पर्यावरण पे कितना असर पड़ता है, और हम और कितना दोहन कर रहे हैं चीज़ों का वायुमंडलीय तापमान के कारण। और जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो तो बहुत सारे लोग अपने ज़मीनें खो चुके हैं, उनकी तो काफ़ी सारे जो तट हैं वो समुद्र में मिल चुके हैं। और पानी की कमी कितनी ज़्यादा होती है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है इतनी गर्मी पड़ती है कि जो हमारे नदी, जो हमारे तालाब हैं, झीलें हैं, वो सूख गई हैं, और हमें ग्राउंड वाटर पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं तो उससे हम सारा ग्राउंड वाटर खींच लेते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान हम सब लोग मिलकर ही कर सकते हैं। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। यह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है,
तो यहाँ पे ये चित्र है, आप ये देख सकते हैं, आपने ये पहले भी देखा होगा, ठीक है, और लेकिन अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसके औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण मतलब ओले की बारिश इसी परत के अंदर होती है। उसके बाद आता है समताप मंडल, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल में ये सब होता है। समताप मंडल में आपको हवाई जहाज दिख रहा है और ओजोन गैस दिख रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ आपको मतलब समझ में आएगी। ये जो इलाका होता है ये इलाका मुक्त होता है, मतलब यहाँ पे मौसम संबंधी ज़्यादा घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ये आदर्श होती है। समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल की एक समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसें को हमारी रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणें आपने सुने होंगी, पैरा बैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है, तो ओजोन गैस उसको अवशोषित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। और आपने सुना भी होगा कि ओजोन गैस में छेद हो रहा है, उसकी वजह से मतलब विश्व को खतरा हो रहा है अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों से। मध्यम मंडल, अब आपको समझ में आ गया कि क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, अब मध्यम मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, किलोमीटर की जल जाते हैं। बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, ठीक है। आपको याद रखना है आयन मंडल, आयन मंडल भी रहता है, तो आयन मंडल ही बाह्य मंडल का एक भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। कहाँ गया हमारा, थोड़ा आगे चले गए हम, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। कहाँ गए हम, ये रहे, ठीक है। बाह्य मंडल वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये ऊंचाई बताई जा रही है, आपको याद रखना, पृथ्वी के तल से 80 से 400 किलोमीटर। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित की कर दी जाती है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। आओ कुछ करके सीखे। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्टें लिखें और मौसम में बदलाव का अवलोकन आपको करना है। अब आ गया मौसम एवं जलवायु पे। आपने अभी हम लोगों ने हमारे वायुमंडल के जो संगठन हैं, इसके अंदर कौन कौन सी गैसें हैं, उसका क्या यूज़ है, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद में हमारे वायुमंडल के अंदर जो 5 परतें हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, बताया गया है कि किस प्रकार से ये है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि ये किस प्रकार से आप आराम से देख सकते हैं। मैं इसको छोटा थोड़ा और कर देता हूँ, ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा, हाँ खुल गया, ठीक है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं कि ये क्या है, कितने किलोमीटर से क्या है, लेफ़्ट साइड में ऊंचाई है, नीचे आपको ये सब दिख रहा है, और कहाँ पे सीमा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे हवाई जहाज़ रहता है, और ये सब आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है। वायुमंडल की हमने संरचना पढ़ी, जिसके हमने 5 भाग, वायुमंडल की 5 परतें हमने पढ़ी। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट, जो हम इसका जो मौसम और जलवायु है, वो हम इसका नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ताकि हम इतना समझ सके अच्छे से। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको कैसा महसूस हुआ इस वीडियो को देख के आप ज़रूर लिखिएगा। और हम
आशा करेंगे कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप 7th क्लास की ज्योग्राफी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो हम जल्दी दूसरी वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, और बाकी वीडियोस का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप 7th क्लास की ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, ध्रुवा, वसंत, इन सब के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे नंबर लेके आ सके। तो मैं आशा करता हूँ आप घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।